रात का अंधेरा और देवदार के घने पेड़, सड़कों पर छाया सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक लाल सेडान कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। राघव पेशे से एक वकील है और एक जरूरी केस के चक्कर में शिमला जा रहा था। उसे आज रात अपने क्लाइंट से मिलना बहुत जरूरी था। एकाएक देवदार के पेड़ों को चीरता हुआ एक तीव्र और बर्फीला हवा का झोंका आया। हवा इतनी जोरदार थी कि बोर्ड चरमराहट की आवाज के साथ मुड़ गया और अब शिमला का रास्ता गलत साइड की ओर इशारा करने लगा। राघव का सारा ध्यान उसकी जरूरी मीटिंग पर केंद्रित था, इसलिए वो इस भयानक गड़बड़ी को भांप नहीं पाया और उसने वही रास्ता ले लिया जिसकी ओर साइन बोर्ड अब इशारा कर रहा था। सड़क अब और सुनसान हो गई थी। मीलों तक कोई बत्ती या इंसान नहीं था, पर तभी सड़क के बीचों बीच एक नन चल रही थी। काला लिबास, शांत। दूर से राघव की कार उस तक पहुंची। वो नन बला की सुंदर थी, पर इतने सुनसान इलाके में वो अकेली क्या कर रही थी? ये वीराना और उसकी बला की सुंदरता एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी, जैसे अंधेरे में कोई भयानक जाल बिछा हो। फिर भी राघव ने गाड़ी रोकी। हेलो, इतनी रात को यहाँ कहाँ जाना है? ईश्वर के घर। मैन, क्या तुम हमको आगे तक छोड़ देगा? नन चुपचाप आगे की सीट पर बैठ जाती है। तुम लोग इतनी शांत क्यों रहती हो? मेरे साथ बैठी हो, कुछ तो बोलो। राघव सिस्टर के साथ लगातार फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि सिस्टर खामोश थी। अरे क्या बात है, अगर ऐसे ही चुप रहोगी तो मैं बोर हो जाऊंगा। राघव की बातों पर नन चुप थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी सन्नाटे से भी ज्यादा डरावनी थी। फिर अचानक वो अपना मुंह धीमे से खिड़की की ओर करके बाहर देखने लगती है। इतना सन्नाटा क्यों है? मैं तो बस बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हैं कि खिड़की से चिपक गई हैं। थोड़ा मुंह इधर भी घुमा लो, शायद मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। नन ने अपना चेहरा धीरे धीरे राघव की ओर घुमाया। तभी राघव को कुछ सही नहीं लगा। अब वो नन नहीं थी। नन की बला की सुंदरता अब एक भयानक दानवी क्रूरता में बदल चुकी थी। उस भयानक चेहरे को देखने के बाद राघव का कार के स्टीयरिंग पर से कंट्रोल हट गया। कार नियंत्रण खो चुकी थी। उसको एक बड़े पेड़ से टकरा गई और उसमें आग लग गई। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ आग का एक गोला था। रात का अंधेरा और देवदार के घने पेड़, वही वीराना, वही खामोश सड़क, मीलों तक कोई रोशनी नहीं। उसी भयानक अंधेरे में अब एक काले रंग की एक्सयूवी तेजी से दौड़ रही थी। अंदर बैठे चार दोस्त छुट्टियां मनाने जा रहे थे। रिया एक प्रखर एनजीओ कार्यकर्ता है और हमेशा सच के लिए आवाज उठाती है। समीर वकालत की प्रैक्टिस कर रहा है और अपनी हाजिर जवाबी से ग्रुप में मजाक और शरारत का माहौल बनाए रखता है। विशाल शांत स्वभाव का है और अपने सरकारी नौकरी के सपने के लिए मेहनत कर रहा है। और अमन, जिसके पिता बड़े कारोबारी हैं और वो उनके बिजनेस में साथ देता है। यार, कितनी देर और लगेगी? काश कोई सुंदर लड़की मिल जाए जिसे हम लिफ्ट दें और वो पीछे हमारे साथ बैठ जाए, तो गप्पे मारते हुए रास्ता कट जाएगा। तभी वो मनहूस वाई जंक्शन आया। एकदम से तेज हवा का एक झोंका आया और शिमला की ओर इशारा करने वाला बोर्ड दूसरी ओर मुड़ गया। रिया ने बिना देर किए एक्सयूवी को तेजी से उसी सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। एक्सयूवी अब उसी अनजाने और वीरान सड़क पर सरपट भागने लगी थी। तभी उस बेजान सन्नाटे को तोड़ते हुए सड़क के ठीक बीचों बीच कोई गहरे काले कपड़ों में उनकी गाड़ी की ओर ठहरी हुई चाल से चला आ रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी जब उस आकृति के चेहरे पर पड़ी तो वक्त थम सा गया। वो एक अकल्पनीय रूप से खूबसूरत नन थी। उसकी सुंदरता इतनी अजीब थी कि समीर और विशाल की आंखें चौंधिया गईं, मानो प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। रिया कार रोककर उस नन से पूछती है कि वो इतनी रात में कहाँ जा रही है। मेरा नाम सिस्टर मैरी है। मैं पास में ही एक चर्च जा रही हूँ। क्या तुम हमको आगे तक छोड़ देगा? मुझे ईश्वर के घर जाना है। नन चुपचाप पीछे की सीट पर समीर और विशाल के साथ बैठ जाती है। काफी देर तक सफर चलता रहा, लेकिन जब बाहर के नज़ारे अजनबी लगने लगे तो अमन ने अपना मोबाइल निकाला और मैप चेक किया।
मैप को जूम इन और जूम आउट करते हुए उसकी भौहें तन गई। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मैप में तो शिमला दिख ही नहीं रहा। हम गलत ट्रैक पर आ गए हैं। ये रास्ता हमें कहीं और ही ले जा रहा है। कोई बात नहीं मैन, परेशान मत हो। आगे एक होटल है, तुम आज रात वहाँ रुक सकते हो। अचानक गाड़ी में एक तीखा झटका लगा और वो वहीं चल गई। रिया ने चाबी घुमाई पर इंजन से कोई हलचल नहीं हुई। उसने तेजी से बार बार कोशिश की लेकिन इंजन पूरी तरह पत्थर की तरह खामोश रहा। तभी वो चारों कार से नीचे उतर गए ताकि इंजन चेक कर सकें, मगर सिस्टर मैरी अंदर ही बैठी रही। अमन ने निराश होकर कार का बोनट बंद किया। जैसे ही उसने बोनट बंद किया, सबकी नजरें पीछे की सीट पर गईं और वो सब चौंक गए। सिस्टर मैरी कार में नहीं थी। सिस्टर मैरी ने बोला था कि आगे एक होटल है, हमें वहीं चलना चाहिए। कम से कम आज रात के लिए सिर छिपाने की जगह तो मिल जाएगी। चारों दोस्त अपनी किस्मत से अनजान उस अकेले रहस्यमय होटल की ओर चल दिए। वो इमारत वाकई में बहुत भव्य थी, लेकिन पूरी तरह सुनसान और डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वो चारों दोस्त उस होटल तक पहुंच गए। होटल की लॉबी बिल्कुल खाली थी, बस स्टाफ के कुछ लोग ही वहां थे। अमन और समीर रिसेप्शन डेस्क की ओर बढ़ते हैं। इस बीच विशाल और रिया उस विशाल लॉबी में घूमने लगते हैं। वेलकम सर, स्वागत है आपका। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे वाह, क्या शानदार जगह है। पर होटल खाली क्यों है भाई साहब? सर, ऑफ सीजन है इस इलाके में। आपको 4 रूम चाहिए? रिया की नजर लॉबी की एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। ये किसी पुराने राजा की थी। रिया बड़े ध्यान से उस तस्वीर को देख रही थी। तभी अचानक रिया को लगता है कि वो राजा की आंखें उसे घूर रही हैं। उसके रोंगटे राजा की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, गाढ़ा लाल खून। रिया डर कर उस तस्वीर से दूर भागती है। जैसे ही अमन ने रिया की घबराई हुई आवाज सुनी, वो रिसेप्शन से तेजी से भागा। रिया पूरी तरह भयभीत थी और उसने हांफते हुए अमन को सारी बात बताई। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। वो तस्वीर वाकई बहुत अजीब थी। रिया, तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। दिमाग ठंडा करो और जाकर चैन की नींद सो जाओ। रात गहरी हो चुकी थी। होटल के लंबे गलियारों में अब पूरी तरह गहरा सन्नाटा छा गया था। पीली कमजोर रोशनी गलियारों में धीमी धीमी कांप रही थी। चारों दोस्त अपने अपने कमरे में थे। समीर ही वो अकेला था जो शायद इस खामोशी से बेपरवाह था। वो अपने हेडफोन लगाए हल्के वॉल्यूम पर गाने सुन रहा था और पूरी तरह अपनी दुनिया में डूबा हुआ था। उधर अमन अपने कमरे में आराम से बैठा था और अपना पसंदीदा हॉरर शो मौत का हिसाब देख रहा था। शो में पूरी तरह डूबा हुआ उसे बाहर के सन्नाटे का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही शो खत्म हुआ, अमन को सिगरेट की जबरदस्त तलब लगी। उसने समीर को फोन किया और दोनों थोड़ी ही देर में नीचे सुनसान गार्डन में सुट्टा फूकने आ जाते। उधर विशाल अपने कमरे में सफर की थकान मिटाने के लिए गहरी नींद में था। तभी कमरे के अंदर हुई एक असामान्य हलचल से उसकी नींद टूट गई। उसने डर से कांपते हुए अपनी आंखें खोली और जो देखा उससे वो सकते में आ गया। उसके ठीक सामने बिस्तर के पास कोई परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे विशाल की ओर मुड़ने लगी और जैसे ही उसने पूरा चेहरा दिखाया, विशाल की रूह कांप उठी। उसके सामने एक भयानक और कुरूप नन खड़ी थी। विशाल ने डर के मारे कांपते हुए उस नन से खुद को छोड़ देने की भीख मांगी, मगर उस कुरूप आकृति ने उसकी एक न सुनी और गुर्राते हुए उस पर हमला कर दिया। और तभी अचानक कमरे में सब कुछ शांत हो गया। एक पल पहले की दहशत पल भर में गायब हो चुकी थी। विशाल घबराकर कमरे में चारों ओर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। ठीक उसी समय रिया अपने कमरे में शांत बैठी एक किताब पढ़ रही थी। अचानक उसकी किताब तेज लपटों के साथ आग पकड़ लेती है। रिया दहशत में उस जलती हुई किताब को वहीं फेंककर बिस्तर से नीचे कूदी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एकाएक दीवार पर लगा क्रॉस भी आग की लपटों से भभक उठा। कमरे के अंदर अचानक तेज हवाएं चलने लगी,
जिससे खिड़की के पर्दे भी जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। मगर इन सभी भयानक घटनाओं से बेखबर समीर और अमन नीचे सुनसान गार्डन में ही थे। वहीं अपनी जान बचाने के लिए विशाल और रिया अपने अपने कमरे से निकलकर सीधे नीचे गार्डन की ओर भागते हैं, जहां समीर और अमन पहले से ही मौजूद हैं। विशाल और रिया के चेहरे आतंक से सफेद पड़ चुके थे। बिना किसी देरी के रिया और विशाल ने कांपते हुए शब्दों में अमन और समीर को अपनी आप बीती सुनानी शुरू कर दी। यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई चर्च नहीं है, फिर भी जोर जोर से चर्च की घंटियों की आवाजें आ रही थीं। वाह, क्या मस्त कहानी है रिया। सच में मैं तो डर ही गया। समीर, ये दोनों डरे हुए हैं, जरा इनकी बात सुन तो ले। बस करो यार, तुम लोग और तुम्हारी ये डरावनी कहानियां। अपनी ये बकवास खुद ही सुनो, मैं चला पूल में नहाने। समीर ने अपनी जलती हुई सिगरेट वही जमीन पर फेंकी। वो मुस्कुराता हुआ इठलाते हुए स्विमिंग पूल की ओर चल दिया। समीर की आंखों से ओझल होते ही एक बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप वहीं आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और उसकी निगाहें कुछ ज्यादा ही गहरी थी। उस बुजुर्ग ने उन्हें शांत मगर भेद भरी आवाज में बताया कि वो बरसों से यहीं रहता है और ये होटल उसका घर है। मेरा नाम डिसूजा है, मैं बरसों से यहीं रह रहा हूँ। बरसों से? इसका मतलब आप इस इलाके और इस होटल के बारे में सब जानते होंगे। तुम लोग जिसे ये शानदार होटल कह रहे हो, इससे पहले यहाँ एक बहुत पुराना चर्च हुआ करता था। बहुत ही पवित्र जगह थी ये। फादर थॉमस और 2 नन, सिस्टर क्रिस्टीना और सिस्टर मैरी यहाँ रहा करते थे। वे चर्च का रखरखाव करते थे और अनाथ बच्चों की देखभाल भी। सिस्टर मेरी? पर वो तो हमें रास्ते में मिली थी, उन्होंने ही हमें यहाँ का रास्ता दिखाया था। जो तुम्हें दिखा वो एक छलावा था, सिस्टर मैरी नहीं। इस शांति को बुरी नजर लग गई। तभी एक बड़े बिल्डर की नजर इस कीमती जमीन पर पड़ी। वो यहाँ एक आलीशान होटल बनाना चाहता था। उसने फादर थॉमस को करोड़ों रुपयों का लालच दिया, पर फादर ने पवित्र स्थान बेचने से साफ मना कर दिया। जब लालच काम नहीं आया तो उस शैतान बिल्डर ने साजिश रची। एक रात जब फादर थॉमस, सिस्टर क्रिस्टीना और सिस्टर मैरी चर्च के अंदर रात की प्रार्थना कर रहे थे, उसने चुपचाप चर्च में आग लगवा दी। ये तीनों उसी भयानक आग में तड़प तड़प कर जलकर मर गए। सब कुछ खत्म हो गया और ये होटल उसी राख पर खड़ा है। आत्माओं का बदला अभी बाकी है। इस होटल के नीचे एक तहखाना भी है, जहां इस राज को मिटाने की बहुत कोशिश की गई, पर वो मिटा नहीं। समीर ने पूल में छलांग लगाई और उस गर्म पानी का आराम से मजा लेने लगा, पर तभी उसे लगा कि पानी अचानक ही ठंडा होने लगा है। समीर रुका। उसने महसूस किया कि शायद आसपास कोई है। उसने झुककर पानी के अंदर देखा और तभी पूल के अंधेरे तल में समीर को एक भयानक कुरूप चेहरा दिखाई दिया। वो नन थी जिसकी आंखें अंधेरे पानी में किसी जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। वो घबराकर बाहर आने की कोशिश करने लगा, पर मानो उसे कोई पूल के अंदर खींच रहा हो। समीर की गला फाड़ती हुई एक भयानक चीख गार्डन के सन्नाटे को चीरती हुई रिया, अमन और विशाल के कानों में पड़ी। वो चीख इतनी तेज थी कि तीनों बदहवास होकर तेजी से स्विमिंग पूल की ओर भागे। रूफटॉप पर पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उससे उनकी रूह कांप गई। समीर की लाश पूल के ठंडे पानी पर तैर रही थी। उसके चेहरे पर भयानक डर जमा हुआ था। तभी अमन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसके पिता का नाम दिखा। अमन ने रोते हुए पूरी कहानी बताई। जंक्शन, नन, होटल और समीर की दर्दनाक मौत। हेलो पापा, हम लोग फंस गए हैं। यहाँ समीर नहीं रहा। तुम वहां क्यों गए अमन? तुम्हें अंदाजा भी है कि वो जगह कितनी खतरनाक है? खैर, अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूं बेटा वहां तुम्हें लेने। तब तक बस एक बात याद रखना, तुम सब लोग साथ रहना और सुरक्षित रहना। अंदर ही रहो, बाहर मत निकलना। रिया, अमन और विशाल अब पूरी तरह अकेले थे, एक ऐसे होटल में जहां इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। समीर की मौत के बाद
रिया, अमन और विशाल होटल के पीछे छिपे राज को जानने का फैसला करते हैं। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने डिसूजा के बताए तहखाने की ओर चलने का मन बनाया। वो तीनों तहखाने में पहुंच जाते हैं। अंधेरे और सीलन भरी जगह पर उन्हें वहां चर्च की पुरानी चीजें बिखरी दिखीं। टूटे हुए क्रॉस, लकड़ी के ताबूत और दीवारों पर लगी एक पुरानी तस्वीर। ये तो डिसूजा की तस्वीर है, यानी जिसने हमें इस तहखाने के बारे में बताया वो एक्चुअली में फादर थॉमस डिसूजा ही थे। वो तस्वीर फादर थॉमस डिसूजा की थी। अमन ने उस तस्वीर को देखा, तभी उसकी नजर पास में ही पड़े एक जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड देखते ही अमन के चेहरे का रंग उड़ गया और वो निराशा से भर गया। अमन जानता था कि अब ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अमन का पूरा नाम अमन बजाज है और ये मनहूस होटल कभी उसी के पापा की कंपनी ने बनवाया था। ये राज खुलते ही होटल का भयानक छलावा शुरू हो गया। चमकता होटल अब एक वीरान खंडहर में बदल गया, जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहे थे और हर तरफ धूल और जाले थे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। विशाल, अमन और रिया ने वो रात यहीं रुकने का फैसला किया। उन्हें लगा कि अब बस अमन के पिता के आने का ही इंतजार करना चाहिए। खंडहर बन चुके उस कमरे में सुबह का इंतजार करते हुए विशाल, रिया और अमन थकावट से सो गए। मगर कुछ ही देर बाद बाहर कॉरिडोर से चर्च की घंटियों की आवाजें, किसी के चलने और रोने की डरावनी आवाजें आने लगी। अमन की नींद तुरंत खुल गई। उसने डरते हुए दरवाजा खोला और रूम के बाहर कॉरिडोर में आया। होटल के गलियारे का नजारा देखकर वो एकदम जम सा गया। वहां दो नन धीरे धीरे चली जा रही थी। उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उनकी उपस्थिति ठंडी और भयावह थी। फिर अमन भी उनके पीछे चल देता है, ये देखने के लिए कि वो कहाँ जा रही हैं। उन नन को फॉलो करते करते अमन होटल की मेन लॉबी में आ जाता है, मगर वहां पहुंचते ही वो दोनों नन आंखों से ओझल हो जाती हैं। दूसरी ओर विक्रम बजाज अपनी कार तेजी से भगा रहे थे। वो अपने बेटे को बचाने के लिए जल्द से जल्द होटल पहुंचना चाहते थे। अमन हड़बड़ाकर चारों तरफ देखता है, पर वहां कोई नहीं था। तभी अमन को ऊपर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं और जैसे ही वो ऊपर देखता है, छत से एक बड़ा सा झूमर उस पर गिर जाता है और अमन की मौके पर ही मौत हो जाती है। उतने में ही विक्रम बजाज होटल पहुंच जाते हैं। लॉबी में उनके सामने उनके इकलौते बेटे की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। पूरे लॉबी में अजीब सा माहौल छा गया। सीढ़ियों पर अलग ही नजर वहां दो नन, सिस्टर मैरी और सिस्टर क्रिस्टीना, और उनके बीच फादर थॉमस डिसूजा थे, जिनके हाथ में एक बड़ा क्रॉस था। वे धीरे धीरे नीचे चले आ रहे थे। वहीं होटल के फर्श से कई सारे मुर्दे निकल आए, मानो कब से वो इस दिन का इंतजार कर रहे हो। उन सभी ने विक्रम को फादर के सामने घसीटा। विक्रम नीचे पड़ा हिल भी नहीं पा रहा था। तभी फादर और दोनों नन विक्रम के पास आते हैं। फादर ने अपने हाथ के क्रॉस को विक्रम के पेट में घोंप दिया। एक तीखी अंतिम चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। वर्षों पुराना बदला पूरा हो चुका था। सारी अतृप्त आत्माएं एक साथ मुक्ति पाकर शांत हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानियों से न चूकें।